Hello everyone, I welcome you back at the platform of Mandarin Academy. आज जो हमारा मोटिव है यहाँ पे डिस्कशन का वो GS3 को लेकर है, जिसके अंदर जो मेन टारगेट है हमारा GS3 का वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर रहेगा। तो लेट्स गो फॉर द सिलेबस देखते हैं, क्योंकि देखिए फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको सिलेबस आपके शब्दों पे होना चाहिए, आपको बाय हर्ट होना चाहिए। जब आप चीज़ें देखें तो आपको वो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो GS1 में जैसा आप जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, करंट अफेयर। ये जो यूनिट 1 है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर्स भी जैसे क्वेश्चंस आए हैं तो देखा गया कि वहाँ पे बड़े बड़े 10 मार्कर 2 क्वेश्चंस थे। तो आप ये देखिए कि 65 मार्क्स में से अगर 20 नंबर के 2 बड़े सवाल आ रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि छोटे सवाल भी आए थे, अप्रॉक्स 35-36 नंबर्स ने कवर किए थे। यहाँ पे ये देखिए आपका जो इस सिलेबस है इसमें ये क्या बोल रहा है, ये बात कर रहा है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। एक ये हो गया कि जो वर्ल्ड ऑर्डर था कोल्ड वॉर के बाद वो कैसा था। उसके बाद यूएसए की हेजेमनी, और उस हेजेमनी को किसने चैलेंज किया, रेजिस्टेंस। फिर ये बोल रहा है यूनाइटेड नेशन और इसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, और डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इन्वायरमेंटल इशू। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा ध्यान केंद्रित करने के लिए। देखो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, तो आप कोलोनिज्म पढ़ते हैं, हमारा वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हमारे GS1 के अंदर हिस्ट्री के पोर्शन में वहाँ पे दे रखा, उसके इम्पैक्ट दे रखे हैं। तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कंटिन्यूटी इन्होंने कोल्ड वॉर को लिया है, और कोल्ड वॉर के बाद में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया उसके बारे में। इससे पहले के वर्ल्ड ऑर्डर जो हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखते हैं। अब हुआ क्या कि आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कोल्ड वॉर के बाद जैसे ही USSR का 1991 के अंदर विघटन होता है, सोवियत संघ टूटता है और यूएसए एक बड़ी पावर के रूप में राइज होता है। तो यूएसए का जो राइज था, उसकी जो हेजमनी हुई, उसने जो अपने आइडियोलॉजी को बढ़ाया और पूरे विश्व को एक अमेरिकन कल्चर के अंदर संभाल लिया। वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें चर्चा करनी है कि यूएसए की हेजमनी कैसे रही। और फिर इस हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए जो हम नई अवधारणाएं लेके आते हैं, जिसके अंदर कहते हैं हम नियो कोलोनियलिज्म आया, नियो इंपीरियलिज्म आया, जिसमें राइज ऑफ चाइना आपको देखने को मिलता है, राइज ऑफ रशिया देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअली 1991 में जब विघटन किसका हुआ, USSR का, लेकिन इसके बाद जो बड़ी पावर बची वो बची रशिया। ऐसा नहीं है कि यस, जो कम्युनिस्ट हमारी जो सोवियत की विचारधाराएं थी उसका एक डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन रशिया का हमको राइज भी देखने को मिला। और आप जानते हैं कि आज की डेट में भी रशिया एक वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। फिर इसको किसने रेजिस्टेंस दिया, तो इसमें चाइना देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे बन के आ सकता है, अभी तक हमारे मेंस के एग्जाम्स में इसे पूछा नहीं गया है, पूछने की बड़ी ही प्रबल संभावनाएं हैं। उसका रीज़न क्या है, जिस तरह से हमारा जो वेस्टर्न एशिया के अंदर भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप जानते हैं कि इज़राइल और अरब्स, और मैं अरब्स में बोलूँ तो अरब में मेरा यहाँ कहने का मतलब है ईरान है, जैसे जो एक्टिवली अभी इन्वॉल्व हो चुका है, और ईरान को जो बैकिंग दे रहा है वो चाइना दे रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये रेजिस्टेंस आज भी चल रहा है यूएसए की हेजमनी को, क्योंकि हेजमनी आज भी यूएसए की बरकरार है और उसको रेजिस्टेंस देने की जो ताकतें हैं वो कंटिन्यू दे रही है। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क जो चल रहा है वो प्रोग्रेस है जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो हमारे करंट अफेयर है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। और सबसे डायनेमिक चीज़ इस टॉपिक की, इन चीज़ों की यही है कि हम करंट को इसके साथ लिंक इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, जबकि जो मेंस में एग्ज़ाम आता है वहाँ पे आपको स्टैटिक नॉलेज होना चाहिए, आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। उन दोनों को लिंक करके आप अपना एक बेटर आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात करी। इसके बाद आप देखिए फिर लिखा यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्थाएं हैं और उसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं। अब यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जो बाकी भाग हैं उससे नहीं है, यूएनओ के अंदर कौन सी संस्थाएं वो भी नहीं है, क्योंकि यूएन की कुछ रीजनल संस्थाएं हैं वो एशिया में काम करती है, यूरोप में काम करती है, उसके ऊपर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर ये बोलता है कि डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, आज की जो दुनिया चल रही है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे 2 हो और या वर्तमान समय भी हो, आखिर चल सब कुछ इकोनॉमी के पीछे ही रहा है। जैसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई या यूरोप में हुई। अब वहाँ पे उनके पास पावर आई, उस पावर से उनके पास पैसे थे,
इस इकोनॉमी के कारण ही उन्होंने क्या किया, खुद को इतना पावरफुल बना लिया और वो वर्ल्ड वॉर के अंदर इंगेज हुए। फर्स्ट में हुए, सेकंड में हुए। आज आप देखो कहीं भी आपको ब्रिटेन, फ्रांस, आसानी से जर्मनी कहीं किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं दिखते, क्योंकि जो इकोनॉमिक पावर थी ना वो उनकी श्रिंक हो चुकी, उनकी इकोनॉमिक पावर में गिरावट हो चुकी। और उनकी जगह, पावर की जगह किसने ले ली? उनकी जगह ले ली आज यूएसए ने, आज जगह ले चुका है चाइना। तो आज आप देखोगे कहीं भी इंटरनेशनल रिलेशन अगर प्रभावित हो रहा है तो वहाँ कौन कर रहा है? जिसके पास पैसा है। और यही बात है हो रही कि डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, हम जानते हैं कि किस प्रकार जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये संस्थान बनाए गए थे अमेरिका के द्वारा, और उन्हीं को चैलेंज करने के लिए जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये बैंक्स खड़े किए गए हैं उन संस्थानों के विरुद्ध। जैसे ब्रिक्स जो संस्थान है, आप जानते हैं कि उसने अपना बैंक बनाया, एशियन बैंक बनाया गया। ये हो क्या रहा है? ये सारे के सारे वो संस्थान हैं जो इस इंटरनेशनल इकोनॉमी को अपने कब्जे में रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? फिर बात करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म की। अब देखिए, वैसे ये जो टेररिज्म का इशू है वो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। हम इंटरनेशनल रिलेशन में क्यों पढ़ रहे हैं कि कई बार टेररिज्म को एज ए स्टेट ऑफ वॉर यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको, एक सिंपल सी बात है। अब कहने को तो आज एक युद्ध चल रहा है इजराइल के और फ़लस्तीन के बीच में, परंतु हो क्या रहा है? हमास हम एक नाम सुन रहे हैं, हम हिजबुल्लाह एक नाम सुन रहे हैं, हम आईएसआईएस एक नाम सुन रहे हैं, हम अफगानिस्तान में तालिबान एक नाम सुन रहे हैं। तो क्या ये विचारधाराएं हैं? ये सब एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो बड़ी ग्लोबल पावर्स है वो अपने अहम को, अपने जो उसके स्टेटेड एम है उसकी पूर्ति करने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर। और यही पार्ट है किसका? इंटरनेशनल टेररिज्म का। आपके पास बड़ा आसानी से एक 2 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन फेंक दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, जहां आप उसको लिंक नहीं कर पाओगे। फिर हम देखते हैं कि वेरी लो स्कोरिंग रहा था। आपने इस बार भी देखा होगा जो आंसर कॉपीज आई थी उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अच्छे स्कोर हुए लोगों के, और पॉलिटी और आईआर वाले में तो बड़ी ही वर्स्ट मार्किंग मिली है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर, जो इवेलुएटर है, आप उसकी रीच तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो कि वो आखिर चाहता क्या है। क्योंकि स्टैटिक और फिर आप करंट को लिंक करो, और जो एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन की डिमांड है उसका आंसर ज़रूरी है। इसीलिए तो ये थोड़ी सी डिमांड थी कि सर इसको आप लेके आइए, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू। आप जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रतिरोध आ रहा है, जो विरोध हो रहा है जो विश्व की ताकतों का, आप देखो एक प्रेसिडेंट है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, वो बोलते हैं आई डो नॉट बिलीव एनी इशू लाइक क्लाइमेट चेंज। मैं मानता ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। एक प्रेसिडेंट है, और वो कौन सी कंट्री का, जो वर्ल्ड के अंदर आज भी लीडर है, हालांकि उसकी हेजेमनी चैलेंज हो रही है, लेकिन आज भी डोमिनेंट लीडर कौन है? अमेरिका। और उसका प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो ये बोलते हैं कि मैं क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को नहीं मानता, हम क्लाइमेट चेंज की फंडिंग को रोकते हैं। तो इन्वायरमेंटल इशू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डोमेस्टिक भी है और ये इंटरनेशनल भी है। अब वहाँ पे एक कंट्री ब्राज़ील के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ के जो हमारे जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे अगर आग लगती है तो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है तो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है। आप समझे? तो तापमान में गिरावट होती है, सी लेवल का राइज होता है, जो आइलैंड नेशन प्रभावित होती है, उससे क्या इंटरनेशनल रिलेशन सारे एकदम बिल्कुल प्रभावित हो चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे प्रभावित करते हैं और उसमें किस तरह का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, तो ये इश्यूज़ कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका मेन फर्स्ट हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे जो हमारी क्लासेस चलेगी उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कोल्ड वॉर और जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। क्योंकि देखिए आप कुछ चीज़ें लिंक हैं, आप कोलोनियलिज्म को, नियो कोलोनियलिज्म को, फिर यूएसए की हेजेमनी को और इसको वर्ल्ड ऑर्डर को और कोल्ड वॉर को आप अलग तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपस में एक साथ लिंक है। परंतु हम इसको एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे एंड वी विल सेग्रीगेट, हम उसको अलग कर लेंगे, देख लेंगे कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि जब हम बात करें डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, इसके अंदर ये भी देखना होगा कि जो वर्ल्ड की कुछ करेंसीज हैं वो पावरफुल हो रही है। आज दुनिया आपस में बात कर रही है कि हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे, जैसे रशिया और भारत बात करते हैं कि, या फिर ईरान और इंडिया करते हैं कि जो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड होगा, जैसे हम आपसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते थे, या फिर आज हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो हम रशिया को बोल रहे हैं आप हमारी रुपीज़ एक्सेप्ट करो, हम आपकी करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। पर रशिया एक लिमिट तक उस चीज़ को ले सकता है, क्योंकि आज भी डोमिनेशन किसका है? यूएसए का है। तो ये जो डायनामिक्स है ना इंटरनेशनल इकोनॉमी की, मेरा कहने का मतलब यही था, ये सारी चीज़ें चल तो करंट में रही है लेकिन इसका जुड़ाव इन चीज़ों से। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आइए जो बात करता है हमारी
फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या रही है। पहली बात तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, हम कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को 1947 से लेके आज तक उसका क्या इवैल्यूएशन हुआ। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब की बुक भी आई थी, उन्होंने इसमें 6 चरणों में बात करी है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के 6 मुख्य चरण थे। उसके सब पार्ट कर सकते हैं, अलग अलग विचारकों के अलग अलग उसका आयाम होता है कि वो किस तरह से इसको देखते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हमारी फॉरेन पॉलिसी के 6 चरण रहे हैं। अब उसी के समय नेहरू जी के समय अलग फॉरेन पॉलिसी थी, उसके बाद हमारे जब इंदिरा गांधी के समय अलग पॉलिसी थी, गुजराल साहब के समय गुजराल डॉक्ट्राइन था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम अटल वो तो एक्चुअली हमें ये 6 चरण देखने हैं। हमें सभी जो प्रधानमंत्री जितने रहे हैं उनके कार्यकाल में कैसी फॉरेन पॉलिसी वो नहीं देखना है, लेकिन जो मुख्य बदलाव हुए जैसे 1991 के जो रिफॉर्म्स थे हमारी फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है। तो आप वहाँ के उस नरसिम्हन राव साहब के समय को नहीं इग्नोर कर सकते। तो आपको वैसे भी नाम से भी आ सकता है, अदरवाइज हम टाइम फ्रेम को भी देखेंगे कि उस समय कैसी थी। अब आप आज हम मोदी एरा बोलते हैं, तो इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी, क्या हम एग्रेसिव हुए या आज भी हमारे जो मेन कंटूर्स है ऑब्जेक्टिव है वो ही, यहाँ हमारा ये देखने का मुख्य काम होगा। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है, कारक क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी के। ये देखिए, एक ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ होती है, इवैल्यूएशन अलग चीज़ होता है और डिटर्मिनेंट्स अलग होता है। तो हमको ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग करनी होगी। जैसे मैंने आपको इवैल्यूएशन बताया, अब जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी के। हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेन चीज़ है। देखा पिछली बार मेंस के सवाल में आपसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम पूछी गई तो क्या पूछा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम, XYZ चाहे कोई भी स्कीम पूछी, तो हमारे वहाँ डायरेक्ट थोड़ी लिखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, गवर्नमेंट की मंशा क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको बचाए रखना है, हमें विश्व के अंदर शांति बनाए रखने की प्रयास करना है। हम कोशिश करेंगे कि डिसआर्मामेंट हो, मतलब कि जो आर्म्स रेस चल रही है दुनिया में वो ख़त्म हो जाए। हम ये चाहेंगे कि जो एफ्रो अफ्रीकन नेशंस है, यानी कि जो एशिया है, जो अफ्रीका है, जो लैटिन अमेरिका है, इन देशों के अंदर इंडिपेंडेंस बरकरार रहे, कहीं ये नियो कॉलोनियलिज्म में ना फंस जाएं। आप समझे, जो नियो कॉलोनियलिज्म की अवधारणा है, जो हम बोलते हैं कि ये जो चाइना है वो एक ट्रेड गेम खेलता है या फिर एक डेब्ट डिप्लोमेसी खेलता है, यानी कि कर्जा दे करके फिर उन देशों को अपने अंदर लेने का प्रयास करता है। एक तरह से नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर वो परिभाषाएं आती है। तो ये जो हमारे विचार, ये जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है ना, इसी को बनाए रखना भारत का एक हमारा, यही हमारे डिटर्मिनेंट्स है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद अगर आप पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की बात करोगे ना, जैसे मैंने कहा नेशनल इंटरेस्ट, अब नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कई चीज़ें आती हैं। आपकी सिक्योरिटी अलग है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलग है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब सिक्योरिटी में भी कई चीज़ें आएगी। एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान है, चाइना है, जो हमारा बॉर्डर इश्यू है, टेररिज्म है, उनसे बचना है। एक सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी कि भाई जो पानी आ रहा है, जो हमारे हिमालयन प्लेट्यूज, हमें जो हिमालयन रिवर से पानी आ रहा है, इंडिया को सप्लाई हो रही है, वो नॉन इंटरप्शन रहे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर जो हमारे लोग हैं विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, तो उन उन लोगों को भी एक सिक्योरिटी का आभास होना चाहिए, क्योंकि देखो जो डायस्पोरा बाहर काम कर रहा है वो भी इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड। फिर जो हमारे लोग हैं, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी एक बहुत बड़ा विषय रहा है, ये इलेक्शन का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हमारी ये रहती है कि हमारी फूड, लोगों को खाना मिले, तो फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ा एंगल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स है। इस डिटर्मिनेंट में मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट सिक्योरिटी के बारे में बात करी, जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी या फिर एनर्जी सिक्योरिटी, या आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, या फिर फूड सिक्योरिटी, ये कुछ एंगल्स बताए मैंने आपको। ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, हम पढ़ते ऐसे हैं, या फिर हो सकता है कि हमारी समझ को ऐसे डेवलप किया गया है कि हम चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करते, ऑब्जेक्टिव को हम डिटर्मिनेंट से मिक्स कर देते हैं। उसका इवैल्यूएशन एक अलग चीज़ है। इवैल्यूएशन का यानी कि हिस्ट्री क्या है, हम कैसे इवैल्व हैं। आप समझिए, जैसे मैंने बताया अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, अब जैसे एग्जाम्पल लें, नेहरू जी के टाइम पे नॉन अलाइन मूवमेंट की बात चलती थी, क्योंकि उस टाइम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का रिक्वायरमेंट यही था। हम देख रहे थे कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा है, उस टाइम इंडिया है, इंडोनेशिया है, घाना है, ये देश इसके लिए काफ़ी आगे हुए थे, और आज भी ये अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमारी ये फॉरेन पॉलिसी थी। आप जानते हैं कि नेहरू जी के टाइम पे पंचशील के सिद्धांतों पे हम काम करते थे, तो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, और ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है किसका, हमारी फॉरेन पॉलिसी का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर शास्त्री जी के टाइम पे जो बहुत छोटा सा एक कार्यकाल था,
इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमारे जो शिमला समझौता हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। ये क्यों? क्योंकि ये हमारा एक इवैल्यूएशन है फॉरेन पॉलिसी का, और ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मेंस के अंदर आपको मार्क्स एडवांटेज मिलेगा? और लेट मी टेल यू, ये ऐसा एरिया है वहाँ पे आप एग्ज़ाम में वंडर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कोरिंग इतनी हाई हो सकती है, जो मार्जिन डिफरेंस है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो बीच का डिफरेंस होता है, आप जानते हैं मेंस के अंदर स्टोरी वही है। आप यहाँ पे, क्योंकि एक एक मार्क्स के ऊपर कई लड़के कट जाते हैं, जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जो क्लियर करते हैं, और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होने के बाद भी जब की मेरिट आती है, तो चीज़ें बाद में हर्ट करने से अच्छा है यू बेटर फोकस नाउ, और एज पर योर डिमांड, इसीलिए हम ये चीज़ें पहले लेके आए। ओके, डन। फिर देखिए फिर आता है कि इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए। अब आप चैप्टर को समझें। चैप्टर बोलता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसका इवैल्यूएशन, उसका डिटर्मिनेंट्स। फिर ये बोलता है कि इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए। यहाँ पे मतलब क्या है, यूएसए को लेकर के हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है और आज हम कैसे रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। तो आप कैसे निकालोगे? आपको थोड़ा सा अतीत जानना होगा। अतीत को आप कम जानो, लेकिन जानना जरूरी है। और फिर वर्तमान समय के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको समझना और ज़रूरी है कि यूएसए के साथ हमारे कैसे रिलेशन है। दुनिया में अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है अभी एक टर्मोइल की कंडीशन में है। अब क्या होता है कि विश्व के अंदर टर्मोइल काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो ये तो प्रेजेंट कंडीशंस है। आज आसानी से हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं, कोल्ड वॉर को देखते हैं, लेकिन कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन देखो, आज हम कोल्ड वॉर 2.0 कहते हैं, यानी कि कोल्ड वॉर भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन नई परिभाषाएं आ गई। आपको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो फोकस्ड एरिया है वहाँ रह करके मार्क्स अचीव करने की तैयारी से हमें ये सिलेबस देखना है। फिर इसी के साथ उसने बोला है चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और हमारी नेबरिंग कंट्रीज, इन सब के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, और इंडियाज़ रोल इन यूनाइटेड नेशन, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, G20 जिसकी अभी मैंने लास्ट ईयर अध्यक्षता करी थी, G77 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, और सार्क जो अभी डिक्लाइन की फेज में। अब आप सोचो, आपको एक प्रश्न कैसे फेंक सकता है, और वो उसमें जरूर पूछेगा कि इंडिया के क्या संबंध है, इंडिया का क्या दृष्टिकोण है, चाहे वो सार्क से पूछ ले, चाहे G20 से पूछ ले, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट का पूछ ले कि रिलेवेंस कैसी है। ब्रिक्स बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट्स हो रहा है, दुनिया के कई देश को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जानते हैं इसका अभी एक्सपांशन भी हुआ। यूनाइटेड नेशन के अंदर विश्व बदलाव चाहता है, इंडिया बिल्कुल चाहता है। तो आप देखो कितना एक्टिव सिलेबस है ये, कितना एनर्जेटिक सिलेबस है, और हम इसको ऐसे ही 2-4 पन्ने 10 पन्ने पढ़ के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि स्कोर गेन। आपको अपने जेहन के अंदर चीज़ों को लाना होगा, और जो नोट्स या कंटेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको आपको समझना होगा, तभी आप इसके अंदर वंडर्स कर सकते हैं। फिर देखते हैं जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इशू। अब जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हम समझेंगे कि जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, और उस वहाँ के उस एरिया विशेष की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसको समझना। जैसे आप देखिए, अमेरिका की ज्योग्राफी क्या है कि बिल्कुल आइसोलेटेड है। अमेरिका के कनाडा से रिश्ते बड़े अच्छे हैं, अमेरिका के मैक्सिको के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, और अमेरिका जो मेन आइलैंड जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितनी भी टेरिटरी है वो या तो कनाडा के पास है, या मैक्सिको के पास है, या फिर यूएसए के पास है। तो उसने अपने आप को ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड लैंड मास को सेव किया। फिर वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी बड़ी थ्राइव करती है, इलेक्शंस होते हैं, पीसफुल होते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो वहाँ की उसकी जियो पॉलिटिक्स है ना, वो उसको अलाउ करती है कि वो दूसरे देशों में जाके अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करे, या फिर लोगों के ऊपर कंट्रोल करे। आप समझे, पहले हम बात करते थे ग्लोबलाइजेशन की, पहले हम बात करते थे वेस्टर्नाइजेशन की। मैं कहता हूँ आज वेस्टर्नाइजेशन नहीं, अमेरिकनाइजेशन हो गया। पहले बात लोग सोचते थे कि यूरोप को हम फॉलो कर रहे हैं, हम यूरोप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आज हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। पहले आप बोलते थे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अब कौन सी इंग्लिश थी कि सर इंग्लिश कहाँ चलती है, यूके के अंदर, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पर आज हम क्या बोल रहे हैं, आज हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। आप समझे, तो ये हो क्या रहा है, वहाँ की जो उसकी ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो दुनिया के ऊपर थ्राइव करने के लिए चल रहा है। फिर स्ट्रेटेजिक इशू, अब ये तो मैंने बताया आपको कि जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। हमारा सिलेबस बोलता है जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इशू इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया कौन सा है? हमारा नेबर। साउथ ईस्ट एशिया ये कौन? हमारा एक्सटेंडेड नेबर। वेस्ट एशिया हमारा लेफ्ट साइड का नेबर, और फार ईस्ट एंड देयर इम्पैक्ट, फार ईस्ट जो आइलैंड्स ग्रुप हैं। तो ये देखो आप, वेस्ट इंडिया टर्मोइल में चल रहा है, इसराइल, पैलेस्तीन,
जो ये डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमास है, हिजबुल्ला है, ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है, या जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट एशिया को बिल्कुल एक्टिव रखे हुए। अभी वहाँ से चाइना आया और उसने दोनों देशों को साथ लेके बिठा दिया, सऊदी अरेबिया को, ईरान को, और ये इतनी शांति हुई नहीं, उधर इसराइल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। आप समझ रहे हो? तो वेस्ट एशिया इज़ इन टर्मोइल, और इन सब की बेसिक आपको अगर एक स्टैटिक नॉलेज होगा ना, तो आप समझोगे अच्छा ये ऐसे इसलिए हो रहा है। एक्चुअली जब हम जैसे 9th क्लास से 10th में जाते हैं, फिर 11th में जाते हैं, जब 12th में, तो एक सिनर्जी बनती है हमारे सिलेबस में, हमारे पढ़ाई के उसमें हिस्से में, या जैसे आपने कॉलेज कंप्लीट किया, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए और आपकी जॉब लगी, एक सिनर्जी बन रही है। इंटरनेशनल रिलेशन भी ऐसी ही चीज़ है। अब कुछ लोग कहेंगे बड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन यस, बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार थे, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि जो फ़लस्तीन वाला इशू है वो दोबारा पॉपअप हो सकता है। ये बड़ी ही स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी थी कि ईरान के ऊपर किसी न किसी प्रकार से इजराइल द्वारा अटैक किया जा सकता है, और ईरान उसका रिस्पॉन्स जरूर देगा। हालांकि इसराइल ने छोटे लेवल पे किया, उसके लीडर्स को मारने किया, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनकी वो हेल्प लेते हैं, और मोसाद काफ़ी फेमस है इस बारे में, जो काफ़ी सिक्योर जो अपने उसके गोल्स होते हैं वो अचीव करती है। तो समझे आप? तो ये लोगों ने किया था प्रेडिक्ट, ये कोई ऐसा नहीं कि जैसे भविष्य बताने जैसा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में जो चेन ऑफ इवेंट बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। ओके, डन। साउथ ईस्ट एशिया आप जानते हैं वो भी एक्टिव है, साउथ एशिया बिल्कुल एक्टिव है, और फार ईस्ट जो कि अभी इतना लीस्ट एक्टिव है कि इन टॉपिक्स के आगे इसकी महत्ता कम हो जाती है, पर सिलेबस में है तो हमें देखना है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया पे? आखिर तीनों जगह आप देखो, फर्स्ट टॉपिक को छोड़ के सेकेंड और थर्ड में इंडिया इंपॉर्टेंट की प्लेयर है इन सभी संस्थाओं के साथ, इन सभी एरियाज़ के रेस्पेक्टिव में, तो हमें वो चीज़ें देखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मेन जो हमारे 3 टॉपिक यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, हम इन 3 टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे। लेट मी टेल यू, इट विल बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंगेजिंग, एंड इट विल बी सोली हेल्पफुल इन आवर मेंस एग्जामिनेशन। एंड यस, अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही दे सकता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको स्टैटिक में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब जैसे आप अपने क्लास 11th की एनसीईआरटी है, वहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके अंदर कोल्ड वॉर का चैप्टर है, आप पढ़ो, आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और नहीं तो फिर हमारी वीपी दत्त की बुक है कि इंट्रोडक्शन टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो आपका बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, आप उसको पढ़ो। अदरवाइज मैंने बताया कि मिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी किताब लिखी थी, उनकी किताब पढ़ सकते हो, उन्होंने 6 कंट्रूज दिए फॉरेन पॉलिसी के, आप समझे जो। और या फिर आपके हमारे वो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हुए हैं राजीव सीकरी साहब, उन्होंने किताब लिखी है चैलेंजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब वो क्या है, समय होता है तो पढ़ते हैं, अब समय है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे, आप समझे। और अब एक चीज़ आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट आइदर इन द स्टेट और द यूनियन, तो आपको ये जरूरी होता है कि आप अखबार जरूर पढ़ें। अखबार नहीं पढ़ते हैं तो अखबार का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अब जैसे आप नहीं पढ़े मत पढ़िए, जो एग्जामिनर है वो तो पढ़ता है। अब द हिंदू से उसने क्वेश्चन उठाया, या उसने द इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन उठाया, एक्चुअली ये बात की चर्चाएं रह जाती है। एक्चुअली होता क्या है, हर एक विषय जो विश्व में चल रहा है, उस विषय पर एक डिटेल एनालिसिस कौन करते हैं, ये अखबार के अंदर जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने जब एडिटोरियल लिखते हैं, वो एडिटोरियल के अंदर इन सभी विषय विश्व में जो भी चल रहा है ना, उन सभी की चर्चाएं होती हैं वहाँ पे। आज चाहे हिंदुस्तान में इलेक्शंस चल रहे हैं, माहौल जो हमारा चल रहा है, उस इलेक्शंस की चर्चाएं भी वहाँ पे चल रही, और वो इतने अच्छे इंसाइट देते हैं। अशोक लवासा जी पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर, मैं आज ही की न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ कि उन्होंने एक इलेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इलेक्शन, एक समझे आप, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है। अब आपके पास समय है नहीं है, वो आपको खुद को देखना है, उसकी इंपॉर्टेंस खुद समझनी है। एक प्रशासनिक अधिकारी बनते समय आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अवेयरनेस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और इस अवेयरनेस के बेस पे ही आप मार्क्स अचीव कर सकते हो, और ये भी आगे आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमारा मेन सिलेबस का एक कंटूर था, मैंने आपको बता दिया। ये हमारे, आप जानते हैं कि जीएस हमारा 3 है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछली बार जैसे उन्होंने पूछ लिया था, उसने सीधा पूछा था हाउ जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आपका यहाँ का जो हमारा इंडो पैसिफिक का है वो कैसे इम्पैक्ट करता है और क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पर। 10 मार्कर सवाल था, आप बताइए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, और ये ऐसा टॉपिक है इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है, वहाँ पे सबको इस टॉपिक में ना इंटरेस्ट आता है कि भाई हाँ, इसमें लगभग लोगों को जानकर, जो अवेयर लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, या जो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं या ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, तो वो सब इन चीज़ों की अवेयरनेस रखते हैं।
तो यही अवेयरनेस आपको मेंटेन रखनी है। और जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट की उसी हिसाब से हम ये सीक्वेंस में लेके आएंगे। और फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स जो हमारी क्लासेस है वो चलेगी और ये रेगुलर चलेगी टिल कंप्लीशन ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। आई होप इट विल टेक 9 to 10 क्लासेस। 9 to 10 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और देन आई विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बेस पे क्वेश्चंस भी दें और इसके साथ बने रहें। और यस, रिक्वेस्ट तो बहुत थी कि नोट्स प्रोवाइड करें एंड वी विल ट्राई टू बी बेस्ट कि हम आपको हमारे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे @the Mandarin Academy पे या फिर हमारे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ आपको दे दिए जाएंगे। और पेन और कॉपी लेके बैठें, चीज़ों को नोट करें। इट विल गिव यू वेरी गुड एडवांटेज। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। इट इज़ योर एग्जामिनेशन, योर जर्नी। आपको अपने सफ़र को सफल बनाने के लिए इस आयाम को तो छूना ही पड़ेगा। ये बहुत बेसिक और एसेंशियल है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से एंड हम कंटिन्यू यहाँ से बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।